ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इसे समझने से पहले ये समझो कि ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इन अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और इन अकाउंट्स का क्या मतलब है। तो सेल्स किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है उसे समझते हैं। सेल्स रेफर to the total value of goods sold by the business enterprises during the accounting year। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस ने पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने वैल्यू का गुड्स सोल्ड किया है, इसी टोटल वैल्यू को सेल्स कहा जाता है। ये समझ में आ गया? The value of sales appears or given in the trial balance on the credit side। तो सेल्स का वैल्यू ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा। ये भी समझ में आ गया? Sale of goods are treated as main source of revenue or income of trading organizations। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेल ऑफ गुड्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम है। ये भी समझ में आ गया? इसीलिए सेल्स को रेवेन्यू और डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। It is placed as a first item or account in the credit side of trading account। तो सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लाइन में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया? If there is a sales return that is returns inward in debit side of the trial balance, then it should be डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है, जिसे रिटर्न्स इनवर्ड भी कहा जाता है, तो इस रिटर्न्स को सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी समझ में आ गया? इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है ₹1 लाख और डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है ₹20,000। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स और फर्स्ट कॉलम में ₹1 लाख रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया? अब इस 1 लाख में सेल्स रिटर्न ₹20,000 सब्ट्रैक्ट करना है और जो 80,000 मिलेगा, इसे आपको सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, तो आपको 1 लाख डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया? If any asset is sold by the business, then it should not be added with the sale of goods. It should be subtracted from that particular asset। अगर बिजनेस ने कोई एसेट सेल किया है, तो इस सेल ऑफ एसेट को सेल ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करना है। इस सेल ऑफ एसेट को उस पर्टिकुलर एसेट में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है उसे समझते हैं। The stock of goods remained unsold in the business at the end of the accounting year, that is 31st March, is called closing stock। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बिजनेस में जो गुड्स का स्टॉक पड़ा होता है, इसी स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। ये समझ में आ गया? As per conservatism or prudence principle, if the value of closing stock is given in the adjustment at cost price as well as at market price or net realizable value, then it is necessary to show closing stock at cost price or at market price or net realizable value, whichever is lower। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया है और अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया? It is placed as a last item or account in the credit side of the trading account। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया? गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी,
गुड्स इन ट्रांजिट दैट इज इन ट्रांसपोर्टेशन और ऑन द वे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, इन सबको भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में। यह भी समझ में आ गया। यहां पर आपको एक डाउट आएगा कि सर मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आपने समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ रेवेन्यू और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करना है, और यहां पर आपने समझाया है कि सेल ऑफ गुड्स को रेवेन्यू और डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और ये सारे गुड्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? देखो, इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप एक कार डीलर हो और आपने पूरे साल में 10 कार परचेज किया है सेल करने के लिए, और आपने हर एक कार को 5 लाख रुपए में परचेज किया है, तो आपका पूरे साल का परचेसेस 5 लाख इंटू 10 रुपीज 50 लाख होगा। ये समझ में आ गया। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेसेस रुपीज 50 लाख रिकॉर्ड करोगे। अब आपने पूरे साल में सिर्फ 7 कार को ही सेल किया है और हर एक कार को 1 लाख के प्रॉफिट में सेल किया है, मतलब आपने हर एक कार को 6 लाख रुपए में सेल किया होगा। तो आपका पूरे साल का सेल्स 6 लाख इंटू 7 रुपीज 42 लाख होगा, और आपका पूरे साल का प्रॉफिट 1 लाख इंटू 7 रुपीज 7 लाख होगा। ये भी समझ में आ गया। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रुपीज 42 लाख रिकॉर्ड करोगे। अब मान लो कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रुपीज 50 लाख का एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड में रुपीज 42 लाख का इनकम है। तो यहां पर एक्सपेंस ग्रेटर है इनकम से रुपीज 8 लाख से, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट रुपीज 8 लाख का लॉस शो करेगा, जबकि आपको रुपीज 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसा क्यों? अच्छे से समझो। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 10 कार का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया है और क्रेडिट साइड में सिर्फ 7 कार का इनकम रिकॉर्ड किया है, और आप 7 कार के इनकम को 10 कार के एक्सपेंस से कंपेयर कर रहे हो। मतलब आप सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज से कंपेयर कर रहे हो, जो कि रॉन्ग है। आपको 7 कार के इनकम को 7 कार के एक्सपेंस से ही कंपेयर करना है। मतलब आपको सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करना है, तभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस शो करेगा। ये समझ में आ गया। तो सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करने के लिए जो रिमेनिंग 3 कार है, 5 लाख इंटू 3 रुपीज 15 लाख, इस 15 लाख को या तो आप परचेसेस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका परचेसेस 7 कार का एक्सपेंसेस शो करेगा रुपीज 35 लाख। अब इस 35 लाख के एक्सपेंस को रुपीज 42 लाख के इनकम से कंपेयर करो, तो इनकम ग्रेटर है एक्सपेंस से रुपीज 7 लाख से, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट शो करेगा रुपीज 7 लाख। ये भी समझ में आ गया। या तो इस 3 कार को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। मान लो कि इस 3 कार में से एक कार को एक पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। मान लो एक कार चोरी हो गई है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट रुपीज 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। मान लो एक कार स्टॉक में है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल रुपीज 57 लाख होगा और डेबिट साइड का टोटल रुपीज 50 लाख होगा। तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से रुपीज 7 लाख से, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट प्रॉफिट शो करेगा रुपीज 7 लाख। ये भी समझ में आ गया। These goods and closing stock may be deducted from purchases or credited to trading account to फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज COGS। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस फाइंड आउट करना है, तो आपको सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड से नहीं। और सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक और ये सारे गुड्स को या तो परचेसेस में से सब्ट्रैक्ट कर दो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो।
ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इन अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और इन अकाउंट्स का क्या मतलब है।